अशोक वानखेड़े जी, प्रशांत किशोर शरद पवार के दरवाजे पर भी जाते हैं। शरद पवार के साथ साथ आप देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी में रिफॉर्म की कोशिश करते हैं। पूरे यूपीए को समेटने की कोशिश उन्होंने शरद पवार के दरवाजे से शुरू की। ममता बनर्जी की पार्टी को एक राष्ट्रीय शक्ल देने की कोशिश की, गोवा ले जाकर के। अब आपको क्या दिखता है कि प्रशांत किशोर एक क्षेत्रीय दायरे में क्षेत्रीय दल बना करके और उसकी कामयाबी की कल्पना यदि करते हुए दिख रहे हैं, तो क्या उनमें कोई राजनीतिक मिजाज आपको दिखता है, जो नेता वाला मिजाज होता है, मैनेजमेंट से अलग? मैं जब इंदौर में फ्री प्रेस जर्नल अखबार में था तो बिजनेस एडिटर था वहां जी। तो इंदौर में सट्टे का व्यापार में सट्टा बहुत चलता था। तेल का सट्टा, हल्दी का सट्टा, साबुदाने का सट्टा, काली मिर्च का सट्टा। तो एक दिन मैंने ऐसे ही एक बहुत अच्छे मेरे से भी सीनियर जर्नलिस्ट थे जो जिनकी बहुत पकड़ थी मार्केट में, मैंने उनको पूछा कि क्या नौकरी करते आप, इतना जानते हैं कमोडिटी मार्केट के बारे में, ये सट्टे में लोग अब्जोपति बन जाते, आप क्यों नहीं काम करते? उन्होंने कहा कि अच्छा मार्केट रिपोर्टर कभी अच्छा सटोरिया नहीं हो सकता, अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छा शेयर मार्केट का प्लेयर नहीं हो सकता, वो ज्ञान दे सकता है, हो नहीं सकता। आचरेकर जी ने सचिन तेंदुलकर बनाया, लेकिन सचिन तेंदुलकर ही बने, आचरेकर तेंदुलकर नहीं बन पाए। बड़े बड़े संगीत विशेषज्ञ हैं कि जिनसे गाना सीखा वो तो आगे चले गए, लेकिन गुरु वही रह गए क्योंकि वो संगीत की बारकाई जानते हैं, वो पेशगी नहीं जानते, वो स्वर जानते हैं। उन स्वर के साथ ऑडियंस के साथ खेलना वो नहीं जानते। प्रशांत किशोर कंसल्टेंट है, आपने कहा ये दूसरी पारी है उसकी, मैं पहली ही पारी मानता हूं। जब वो जनरल सेक्रेटरी बने भी थे पार्टी में नीतीश कुमार जी के साथ, वाइस तो प्रेसिडेंट वो बने थे। हाँ जो भी बने हैं, लेकिन उनका रोल कंसल्टेंट का ही था। कंसल्टेंट करके पैसा देने के बजाय आपको इधर लाना। दूसरी बात, प्रशांत किशोर ये भी जानते हैं कि जब वो कंसल्टेंट करके जब राजनीतिक दलों से पैसा लेते थे तो किस क्वांटम में पैसा लेते थे। तो सिर्फ कंसल्टेंट ही इतना पैसा लेता है जो पूरे इलेक्शन प्रोसेस का 5% हो सकता है, तो 95% धन कहां से लाएंगे और कहां से व्यवस्था होगी। चुनाव में पैसा ये बहुत बड़ी बात है, ये सभी जानते हैं। यही कारण है कि उन्होंने गोवा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को इतना पैसा फिकवाया कि गोवा की, जब से गोवा बना तब से आज तक ऐसे चुनाव कभी नहीं देखे गोवा वाले, इतने कॉस्टली चुनाव, फिर भी एक सीट नहीं आई। तो प्रशांत किशोर को अभी राजनीति के बहुत चीजें सीखनी है, राजनीति को दूर से देखना, और राजनीति को जैसे क्रिकेट का विश्लेषण करने वाले बोलते हैं कि ऐसा जो कमेंटेटर होते हैं वो अच्छे प्लेयर नहीं होते, आजकल प्लेयर से कमेंटेटरी करते हैं, लेकिन जब हमने जीवन में जब हमने रेडियो पे कमेंट्री सुनी तो उन्हीं लोगों से सुनी जो कभी खेलते नहीं थे, लेकिन उनकी कमेंट्री पे पकड़ थी कि ऐसा आउट हो गया और ऐसा आउट हो गया। लेकिन वहां सामने जाकर खड़े हो जाए तो पता पड़े कि जब 150-180 किलोमीटर की स्पीड से बॉल आती है तो दिखती भी नहीं बॉल और विकेट लेके चली जाती। तो प्रशांत किशोर का रोल फिलहाल ऐसा ही है। दूसरी बात, प्रशांत किशोर को गॉडफादर बनने की आदत है। जब नेता बनता है आदमी तो वो जनता को गॉडफादर मानता है। अभी प्रशांत किशोर को गॉडफादर मानना सीखना पड़ेगा, जनता के बीच में उतरना पड़ेगा। अभी संतोष जी ने उदाहरण दिया दिल्ली का, केजरीवाल का, लेकिन केजरीवाल की स्टोरी आपने यदि डिटेल देखी होगी तो केजरीवाल ने बहुत ही छोटे राज्य से शुरू किया, जहां दिल्ली, जहां 90 का हाउस है, उस राज्य से उन्होंने शुरुआत की। उन्हें एक उसके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत थी आंदोलन की, अन्ना के। जैसे कांग्रेस को हरा के जब विपक्ष सत्ता में आया तो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन था, या राजीव गांधी को सत्ता से बाहर किया तो बोफोर्स का एक राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने खड़ा किया हुआ आंदोलन था। ऐसा कोई आंदोलन वर्तमान में मुझे बिहार में नहीं दिख सकता जिसके लहर पे वो चल के कुछ सत्ता की कुछ जगह हासिल करे। फिर केजरीवाल आए तो उन्होंने आने के बाद पंजाब का चुनाव एकदम नहीं लड़ा, ये तीसरी बार थी जो वो सत्ता में आ गए पंजाब में।
उसके पहले पंजाब में लीडर ऑफ अपोजिशन की पोजीशन उन्होंने ली। तो 2022 में है, यदि वो 2024 के लिए भी काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है 2024 भी बहुत दूर की बात है। 10 साल तक जब तक वो वहां पे पूरे अपने जूते नहीं घिसते तब तक वो जगह नहीं बना पाएंगे। और फिर दिल्ली राज्य धर्म और जाति में बटा हुआ नहीं है। बिहार में जो जातियों का खेल है उसमें आप इंटरव्यू ले लेके लोग नहीं चलवा पाओगे। ये तो आपने जब नीतीश जी के साथ जब जुगाड़, नीतीश जी के जब कंसल्टेंट बने तब भी आपने जाति और धर्म को देख के टिकट बांटे, तब कौन सा क्वालिफिकेशन और डिग्री देख के टिकट बांटे। तो बोलने की बात एक होती है, करने की बात एक होती है और कहने की बात एक होती है जी। तो ये तमाम चीजें हैं जो ये देखनी पड़ेगी। प्रशांत किशोर अभी बहुत गुस्से में है। प्रशांत किशोर को ना सुनने के आदी नहीं, और कांग्रेस ने जिस तरह से उनको ना किया और जिस हिसाब से कांग्रेस में वो लोगों के हाथ में खेल गए, क्योंकि उनको कांग्रेस समझ में नहीं आई। बीजेपी से ज्यादा तकलीफ है कांग्रेस समझना, और कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा जटिल चक्रव्यूह है जी, जो बड़ों बड़ों को नहीं समझ में आया। अभी भी नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस को समझने का प्रयास कर ही रहे हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर कांग्रेस में घुस के अभिमन्यु हो गए, शहीद हो गए। अब उन्होंने अब सोचा कि अब मैं कोई नई पॉलिटिकल पार्टी, बहुत जल्दी है वो, इसलिए मुझे प्रशांत किशोर का हश्र, मुझे आम आदमी पार्टी का हश्र जो गोवा में होता है, जो महाराष्ट्र में होता है, जो बाकी राज्यों में होता है, वही होता हुआ दिखाई देता है। राजनीति में भी एक ऐसा दौर है, संक्रमण काल इसको कह सकते हैं, जिसमें जो पुरानी पीढ़ी है, शरद पवार, नीतीश कुमार, लालू यादव जैसे लोग अब रिटायरमेंट के ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है। इसके दूसरी तरफ आप देखें तो रोहित पवार, आदित्य ठाकरे या फिर चिराग पासवान या तेजस्वी यादव जैसे नए लोग आ रहे हैं। भाजपा ने भी गुरु प्रकाश पासवान को एक तरह से बिहार में दलित चेहरे के तौर पर ग्रूम करना शुरू कर दिया है टीवी चैनलों पर बिठा के। ऐसी परिस्थितियों में प्रशांत किशोर, जिनके पास कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अब तक नहीं है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, क्या लगता है आपको? कास्ट स्टूडेंट सोसाइटी प्लस दिल्ली के बरक्स के हैं जहां 90% अर्बनाइजेशन है, बिहार में 11% अर्बन पॉपुलेशन है, केवल ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है, उसमें प्रशांत किशोर की कामयाबी के कितने चांस आपको दिखते हैं? गृह राज्य का चुनाव करने के पीछे उनकी मंशा क्या लगती है? देखिए, बिहार उनका पहले से फोकस था। कांग्रेस में भी जो पहला उनका लगातार डीलिंग यही हो रहा था कि हमको बिहार हमारे सौंप दे दीजिए तो हम बिहार में आपको सत्ता मिला सकते हैं। आपने जिन लोगों के नाम लिए, रोहित पवार का नाम लिया या पासवान का नाम लिया, ये लोग एक पॉलिटिकल फैमिली से है, उनके पास एक विरासत है जी। आपके पास क्या विरासत है? आपके पास बीजेपी की विरासत है, नीतीश की विरासत है, तृणमूल कांग्रेस की विरासत है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की विरासत है, कि रेड्डी की विरासत है। आप तो हर दुकान पे माल बेच के आए और फिर आप अपनी दुकान सजा रहे हैं। दुकान में सेल्समैन होना और दुकान का ओनर होना बहुत बड़ी बात है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। अभी आप कंसल्टेंट हैं, इसलिए आपके ऊपर छींटे नहीं आते। आपकी कामयाबी पे यही बात होती है कि आप कामयाब हुए नहीं हुए, आपका मॉडल चला नहीं चला। जिस दिन आप राजनीति में उतर आते हैं उस दिन फिर आपको समझ में आता है कि लोग आपके बारे में बातें क्या करते हैं। जब तक पत्रकार चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए थोड़ा सा लाइंड अप होके या उसके तरफ झुक के बात करता हो तो भी वो पत्रकार ही होता है। उसको बाकी प्रवक्ता उसी नजर से वो कहते हैं कि भाई वरिष्ठ पत्रकार है, लेकिन हम नहीं मानते आपकी इस विश्लेषण को। लेकिन जब पत्रकार कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो फिर उसका पूरा खानदान निकल जाता है सामने। अभी प्रशांत किशोर ने सुबह ट्वीट ही किया था जी कि हम शाम को कुछ करने जा रहे हैं, और जन सुराज पार्टी का एक नाम का एक जिक्र हुआ था। उसके बाद हमने एक बहुत बड़े पत्रकार जो पॉलिटिकल प्लेयर है उनसे पूछा जी। तो उन्होंने तो 15 मिनट मुझे पूरा समझा दिया कि ये क्या है प्रशांत किशोर। बोला ही सीआईज मैन, और वो मुझे पूरा लाइनेज बता रहे थे कि सीआई कैसा पैसा दे रहा है, सीआई ने कैसा इसको फिट किया है, और ये अमेरिकन इंटरेस्ट कैसा देख रहा है इंडिया में। मैं उनके बातों में नहीं आया, ना मैं इस बात को मानता हूं।
लेकिन अब उनके ऊपर सीआईए का तगमा भी लग जाएगा, उनके ऊपर बाकी चीजें भी लग जाएगी, ये तमाम गंदगी शुरू हो जाएगी। राजनीति में जब आप पब्लिक लाइफ में आते हो तो कीचड़ में पत्थर पड़ते हैं, पत्थर पड़ेंगे तो छींटे आएंगे। आप छींटे लेने के आदी हैं क्या? आपको भी देखना होगा कि आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। आप ही के साथ काम करने वाले साथी आपसे विद्रोह करके जब बाहर जाएंगे तो वो बता देंगे कि आप कैसा मैनिपुलेट करते थे। जो आदमी मैनिपुलेटिव पॉलिटिक्स करता है, या कांग्रेस में जाने के लिए कभी बोलता है G23, कभी अंदर बोलता है कि मैंने 60 इसका प्रेजेंटेशन दिया, बाहर लोगों को 600 का रिलीज करवाता है, बाद में एक अखबार को इंटरव्यू देके बोलता है कि वो मेरा है ही नहीं। फिर किसी को बोलता है कि जब तृणमूल कांग्रेस का कंसल्टेंट था तब ये गांधी परिवार किसी काम का नहीं उसके लिए। फिर राहुल गांधी उनके मित्र हो जाते हैं जब एक बड़े चैनल को इंटरव्यू दिलवाते हैं, मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं कि मेरा इंटरव्यू लिया जाए। अखबारों में छपने से कुछ नहीं होता। आप याद कीजिए उत्तर प्रदेश के शीतल जी है, क्या उनके सामने क्या बात करूं, लेकिन जब मायावती क्लीन स्वीप करके आई थी तब पूरा मीडिया मायावती के खिलाफ था, पूरा मीडिया मायावती को और बीएसपी को कोसता था, और उसके बाद वो क्लीन स्वीप करके आई। इसके मायने ये है कि अखबारों में छपने से और टीवी में दिखने से चुनाव नहीं जीते जाते। चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते हैं, ये बीजेपी ने बता दिया। और मैनेजमेंट में कास्ट होता है, सीबीआई ईडी भी होती है, मैनेजमेंट में पैसा भी होता है, मैनेजमेंट में रिलेटिव्स के ट्रांसफर्स भी, पोस्टिंग भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है मैनेजमेंट में दूसरे दलों में झगड़े लगवाने होते हैं, मैनेजमेंट में तीसरे आदमी को बदनाम करना होता है। आपने एक बड़ा जिक्र किया सीबीआईडी का। नरेंद्र मोदी के खिलाफ कई सालों से कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर की बड़ा गठबंधन बने, लेकिन जो सीबीआईडी है कभी प्रशांत किशोर के दरवाजे तक जाती नहीं। तो मैं आपको पूछ रहा हूं, तो क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन तैयार करके उसको ढुस करने का और उसमें से हवा निकालने का प्लान तो नहीं है? यदि वो वरिष्ठ पत्रकार इनको सीआईए का आदमी मानता है तो, क्योंकि बाय एंड लार्ज नीतीश कुमार भी कहते हैं कि अमित शाह की वजह से मैंने इसको रखा है। तो जो भाजपा इनको निकाल चुकी है वो इसमें इंटरेस्ट क्यों ले रही है? हम तृणमूल कांग्रेस की बात करें, क्या आप इस बात को भूल गए कि तृणमूल कांग्रेस को जितवाने का श्रेय वो लेते हैं, लेकिन चुनाव के आखिरी वीक में जो इनका एक इंटरव्यू लीक हुआ जी, उसमें तो इन्होंने हाथ ऊपर कर दिए थे कि बीजेपी बहुत एग्रेसिव लड़ रही है और अब कुछ खास लगता नहीं कि तृणमूल कुछ कर पाएगी। फिर क्या हुआ? फिर वो इंटरव्यू लीक होगा, उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती। फिर तृणमूल कांग्रेस जीत गई तो फिर मैंने जितवाया। गोवा का जिक्र नहीं होता, तृणमूल कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया पैसा खर्चा करने के बाद जी। उनसे ज्यादा तो आकलन और उनसे ज्यादा पार्टी और पॉलिटिक्स को समझने वाले तो शीतल जी बैठे। शीतल जी तब भी बता रहे थे कि वहां तृणमूल आएगी और गोवा में कुछ भी नहीं होगा। उनके लिए उनको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ी, उनको कोई बड़ा सॉफ्टवेयर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जिंदगी निकाली है पत्रकारिता में तो नब्ज जानते हैं, हवा किधर बहती है देख लेते हैं। कुछ दिन पहले आपके साथ सतीश के सिंह आज भी आने वाले थे, कहीं रास्ते में फंस गए हैं। उन्होंने कहा, इसी प्रोग्राम में कहा था ना कि मुझे लगता है कि मैं भी पीके हो गया हूँ। मैंने कहा कि पीके बिल्कुल हो गए आप, लेकिन आप पीके हो नहीं सकते क्योंकि आप दलाली नहीं कर सकते। अब ये कर ले होते तो आप कब के बड़े पीके हो जाते। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि आप किस रोल में हैं और क्या करना चाहते हैं। एक अच्छा पायलट अच्छा फ्लाइट उड़ा सकता है, प्लेन उड़ा सकता है, ट्रिबुलेंस में प्लेन कंट्रोल कर सकता है, पहिए के पंक्चर होने के बाद लैंड कर सकता है, एयरलाइंस नहीं चला सकता। और जो एयरलाइन अच्छी चला लेता है उसको पायलट होने की कोई जरूरत नहीं।